Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के सेगमेंट पे हमें आर्ट एंड कल्चर पे बात करनी है। हमें देखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस कम्युनिटी के बारे में या किस ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात की थी। इसके अलावा वो कौन सा ग्रुप है जिसको इजराइल अपने साथ ले जाना चाहता है। आने वाले समय में 2030 तक उस कम्युनिटी के सारे लोगों को इजराइल पहुंचा दिया जाएगा और माइग्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। वो कौन सी कम्युनिटी है। इसके अलावा हमें वेस्ट बंगाल के जीआई प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। हमें जम्मू एंड कश्मीर के जीआई प्रोडक्ट पर बात करना है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है, जो डंप साइट होती है ना, जहाँ पे कचरा फेंक दिया जाता है, डंपिंग की जाती है, तो ऐसे जो एरियाज हैं उनको क्लीन किया जाएगा। और वो जब प्रॉपर्टी क्लीन हो जाएगी तो इनका इस्तेमाल सोशल वेलफेयर में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिटी हॉल हॉल बनाने में किया जाएगा। तो ऐसे करके हम सभी स्कीम्स को भी देखने वाले हैं। और हम दिखने वाले हैं कि सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट पैकेज होगा, जहां पे हम स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर एंड एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये कंप्लीट पैकेज है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, एफएसओ का एग्जाम का एडमिट कार्ड आ चुका है, एफएसओ एग्जाम, केबीएस एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए यूजफुल है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करेंगे और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। पीडीएफ के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाती है और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, तो नवंबर मंथ की मैगजीन आउट हो चुकी है, जिसमें आपको टॉप 300 एमसीक्यूज और वन लाइनर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको नवंबर मंथ की बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाएगी, जिसमें कंप्लीट मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आरबीआई के सर्कुलर, सेबी के सर्कुलर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एमओयूज, एक्विजिशन, सब कुछ शामिल किया गया है विद 100 एमसीक्यू। ये दोनों मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन पे, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और केवल 25 रुपए में। तो मोर अपडेट के लिए आप एप्लीकेशन विजिट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं दार्जिलिंग के मैंडरिन ऑरेंज के बारे में, जिसको मंदारिन ऑरेंज भी कहा जाता है। और जो लोकल लोग हैं, मतलब जो दार्जिलिंग के लोग हैं, इसे सुनताला के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सुनताला भी वही है, मंदारिन ऑरेंजेस भी वही हैं, जो कि दार्जिलिंग हिल में पाए जाते हैं। दार्जिलिंग हिल में इनका कल्टीवेशन किया जाता है, इनका प्रोडक्शन किया जाता है अपनी स्वीटनेस के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, सुगंधित होते हैं, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। जब किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 सालों के लिए दिया जाता है और 10 साल के बाद इसे चेंज किया जाता है। अभी दार्जिलिंग का तीसरा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। हम सभी को पता है कि दार्जिलिंग टी, जो कि हमारे देश का पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया था। दार्जिलिंग टी के अलावा दल्ले खुर्सानी मिर्ची, ये भी आपका जीआई प्रोडक्ट है। तो दार्जिलिंग के टोटल 3 प्रोडक्ट हो चुके हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है। और रिसेंटली दार्जिलिंग हिल में पाए जाने वाले मंदारिन ऑरेंजेस को जीआई टैग दिया है, जो कि यहाँ की एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप है मतलब नगदी फसल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके प्रोडक्शन के लिए 600 से 1500 मीटर हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। आपके जो ट्रॉपिकल एरिया या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। हल्की दोमट मिट्टी में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर है। तो इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट है। जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, स्टेट एग्जाम प्रीलिम्स में, तब यहाँ से क्वेश्चंस को पिक किया जाता है, इसलिए ये आपको देखने को मिलेगा। अब रिसेंटली क्या किया है, रामबन सुलाई हनी, रामवन सुलाई हनी का जिक्र किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपनी मन की बात में। अब रामवन जो सुलाई हनी है, ये 2021 का जीआई प्रोडक्ट है। पूछा जा रहा है ये किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू एंड कश्मीर से ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रामवन सुलाई हनी का जिक्र अपनी 128 मन की बात में किया था। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। सुलाई नाम का एक छोटा सा फ्लावर पाया जाता है, फूल पाया जाता है, और उसी सुलाई फ्लावर से इस हनी को
कलेक्ट किया जाता है बीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, राइट। तो इसे हम सुलाई हनी के नाम से जानते हैं। ये अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू के कारण, विटामिन के कारण, रिच टेस्ट के कारण जाना जाता है। और जो मधुमक्खियां होती हैं इसके नेक्टर को कलेक्ट करने का काम अगस्त से अक्टूबर मंथ में करती हैं। इसे 2021 में जीआई टैग दिया गया था। साथ ही साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर भी इसे सिलेक्ट किया गया है। तो रामवन सुलाई हनी का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से मिल जाएगा। तो ये दोनों जीआई प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं क्योंकि रिसेंटली न्यूज में है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। दिल्ली में है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन चुका है। वाटर पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जितना आप वाटर यूज कर रहे हो, जितना आपके वाटर का कंजप्शन है, उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, वाटर की रिसाइकलिंग करके फ्रेश वाटर को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हो। इसके लिए आपने रिजर्वायर्स बनाए हैं, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो, आप जो अनट्रीटेड वाटर है उसको ट्रीट करके यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट मिल जाएगा और ये हर साल 40 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करता है। ठीक है, बीइंग वाटर पॉजिटिव मींस द फैसिलिटी रिप्लेनिश्ड मोर फ्रेश वाटर देन इट कंज्यूम। कंजप्शन से ज्यादा ये ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके लिए इन्होंने 625 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं। 2 अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं जिसमें फ्रेश वाटर को कलेक्ट किया जा रहा है और 16.6 मिलियन लीटर पर डे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, अगला नाम आता है प्रवीण कुमार का। इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि हमारे देश में एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आपको प्रवीण कुमार मिलेंगे। लेकिन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया जिसमें इन्हें बीएसएफ का एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। इनका रिटायरमेंट हो गया है, इसलिए एडिशनल चार्जेस बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के किसे दिए गए हैं, प्रवीण कुमार को। और प्रवीण कुमार जी ऑलरेडी आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनका नाम हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 77 फीट स्टैच्यू ऑफ रामा एंड इनॉग्रेटेड रामायणा थीम पार्क इन गोवा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले गोवा विजिट पे गए थे और गोवा विजिट के दौरान इन्होंने रामायणा थीम पार्क को इनॉग्रेट करने का काम किया है गोवा में। और भगवान राम की ब्रोंज मतलब आपकी कांसे धातु से बनी हुई ब्रोंज की स्टैच्यू को अनवील किया है जो कि 77 फीट की ये स्टैच्यू है। साउथ गोवा में से लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, श्री समंता गोकर्णा पर्तगली जीवोत्थान मठ में। और इस मठ के 550 साल हो गए हैं। इसी ओकेशन भगवान राम के स्टैच्यू को अनवील किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट बात करते हैं यूएनएफपीए के बारे में। यूएनएफपीए मतलब है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है। इसका पर्पस है जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन मिले, जो बच्चे हैं चाइल्ड बर्थ के बाद वो सेफ रहें, तो ये इसका काम होता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इंडिया को यूएन पॉपुलेशन अवार्ड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया है। ठीक है, तो यूएनएफपीए इंडिया ऑनर्ड द इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन और इन्हें 2025 यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी ये आपको देखने को मिल जाएगी अभी जो आईएएसएफ की 46 नंबर की एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर इसे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया साइन 7,900 करोड़ रुपीस डील विथ यूएस फॉर MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट। देखिएगा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि 2020 में अमेरिका से इंडिया ने 2020 में अमेरिका से इंडिया ने 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स को खरीदा था जो कि हमारी नेवी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डन, बात समझ में आई। पहले बैकग्राउंड को समझ रहे हैं करंट अफेयर्स को समझने से पहले कि अमेरिका से इंडिया ने 24 MH-60R हेलीकॉप्टर को 2020 में
खरीदा था अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इसके ज़रिए रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ये सर्वेलाइंस प्रोवाइड करती है, ये नेवल फोर्सेस को लॉजिस्टिक सप्लाई करती है और एंटी सरफेस वॉरफेयर है। ठीक है, इसे रोमियो कहा जाता है। ये जो MH60R हेलीकॉप्टर है, ये रोमियो के नाम से जाना जाता है। अब भारत सरकार ने 7,900 करोड़ रुपए की डील साइन की है अमेरिका के साथ। आपने हेलीकॉप्टर तो खरीद लिए, अब इनके पार्ट्स की रिपेयरिंग करनी है, कुछ नए पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेनिंग करना है, टेक्निकल असिस्टेंट देना है ना, कंपोनेंट को रिपेयर करना है, इसके लिए फैसिलिटी ओपन करनी है। तो इस तरीके के सारे ट्रीटमेंट अमेरिका इंडिया को प्रोवाइड करेगा। इसी के अंदर 7,900 करोड़ रुपए की डील साइन हुई है। तो याद रखना है, MH60R जो हेलीकॉप्टर है, रोमियो के नाम से जाना जाता है, अमेरिका का है और भारत इसको प्रक्योर करता है। चलिए, अब थोड़ी सी और कहानी समझते हैं। जब भी आपको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, आपने एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन खरीदा, तो कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जैसे कि यूट्यूब आएगा, गूगल क्रोम आएगा। क्या आप इनको इंस्टॉल कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि वो इनबिल्ट है ना। मोबाइल फोन कोई दूसरी कंपनी बनाती है, जो एप्लीकेशन होते हैं वो किसी दूसरी कंपनी के होते हैं, दोनों के बीच में टाई अप होता है कि आप हम हमारे बनाए गए एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के साथ इंटीग्रेट कीजिए, इनबिल्ट कीजिए, जिसको यूजर डिलीट भी ना कर पाए। ऐसा आपने देखा होगा, एंड्रॉइड के जो फोन होते हैं उसमें कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जिनको आप डिलीट नहीं कर पाते, जैसे कि यूट्यूब होता है, गूगल क्रोम होता है, इनबिल्ट आते हैं। वैसे ही एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा, संचार साथी ऐप। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि अब हमारे देश में जो भी मोबाइल फोन बनेंगे, उन सभी मोबाइल फोन में संचार साथी एप्लीकेशन को इनबिल्ड किया जाएगा। ठीक है, मतलब जब आप मोबाइल फोन खरीदेंगे, तो मोबाइल फोन जब आप खरीदेंगे तो उसमें ऑलरेडी संचार साथी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मैंडेटरी कर दिया है कि सभी स्मार्टफोन जो कि मार्च 2026 से भारत में बेचे जाएंगे, उनके अंदर संचार साथी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड होगा। ये बात मेंशन है। पहले लिखा था कि ये मैंडेटरी है और इसको यूजर्स डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जब होने लगी, तो इसमें कहा है कि नहीं नहीं, इनको डिलीट किया जा सकता है। इस तरीके से बातें अभी हो रही हैं। रियलिटी तो तब पता चलेगी जब मार्च 2026 में ये मोबाइल फ़ोन आएंगे, और तब देखा जाएगा कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल्ड हैं और अनइंस्टॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो बात की चीज़ है। तो फिलहाल में हमें याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, टेली कम्युनिकेशन के द्वारा मैंडेटरी किया गया है कि 2026 मार्च से जो भी मोबाइल फ़ोन भारत में बेचे जाएंगे, उसमें संचार साथी जो एप्लीकेशन है वो प्री इंस्टॉल्ड होगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसमें कहा गया है कि संचार साथी जो है वो टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें यूजर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है, ठीक है, और फिर आपका अगर मोबाइल कहीं खो जाता है ना, तो आप अपने सिम कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं, IMEI नंबर के जरिए अपने मोबाइल फोन को ट्रैक कर सकते हैं। और ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है कि 50,000 से ज्यादा मोबाइल फोन हमने रिकवर किए हैं यूजिंग द संचार साथी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, लेकिन एप्पल एप्पल जो है, उन्होंने मना कर दिया है कि हम ऐसे किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि एप्पल जो है वो यूजर सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जाना जाता है। तो फिलहाल में एप्पल ने मना कर दिया है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। ना बात करते हैं यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में। यूनेस्को जो है, यूनेस्को की 3 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। वन ऑफ द यूनेस्को आपका ऑर्गन देखने को मिलेगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, कोई नया प्रोग्राम उसे सुपरवाइज करना है, नया प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा इम्प्लीमेंट करना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उसके लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड काम करता है। यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो पेरिस फ्रांस में मिलेगा और 1946 से काम कर रहा है। 58 मेंबर स्टेट हैं और 4 साल के लिए इन मेंबर स्टेट को इलेक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ पे इंडिया को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में री इलेक्ट किया गया है, 4 सालों के लिए, 2025 से 2029। क्लियर हो गया? तो इंडिया री इलेक्टेड टू द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 2025 टू 2029। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ बात करते हैं 50th एनिवर्सरी ऑफ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। आखिरकार ये कन्वेंशन क्या है, कैसे काम करता है और इंडिया का क्या
रोल है वो हम देखेंगे। फिलहाल में देखते हैं कि बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसका सेलिब्रेशन नई दिल्ली में हुआ और भारत सरकार के द्वारा इसे होस्ट किया गया। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई 50 ईयर ऑफ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। अब बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा कन्वेंशन है जो ऐसे सभी वेपन्स जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उनको हटाने की बात करता है। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कहता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश ऐसा कोई भी वेपन तैयार नहीं करेगा जो बहुत बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है। ना ही इनका डेवलपमेंट होगा, ना ही इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, ना ही इनका प्रोडक्शन होगा और ना ही इसकी स्टॉक पाइलिंग होगी। मतलब इकट्ठा करके बना के आपने अगर रखा है तो आप इसको क्या करोगे, डिस्पोज करने का काम करोगे और ना ही इसका कोई एक्विजिशन होगा। इस तरीके से बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन काम करता है। 10 अप्रैल 1972 में इसे ओपन किया गया था और ये फोर्स में 1975 में आया। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग स्टेट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो प्राइमरली आर्टिकल्स हैं वो यही हैं कि कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी ऐसे किसी भी बायोलॉजिकल वेपन के जो कि मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इसी की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है और इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रियाद मेट्रो के बारे में, जिसे गिनीज वर्ल्ड बुक में शामिल किया गया है। रियाद मेट्रो बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस नेटवर्क मतलब 176 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है जिसमें जो ट्रेन चलती है वो ड्राइवरलेस है। और ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाला बन चुका है सऊदी अरेबिया का रियाद शहर और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। रियाद मेट्रो सर्विसेज की शुरुआत 2024 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज इक्वेरियन के बारे में। इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंडशिप और इंडिया और मालदीव के बीच में होने वाली बायलिटरल एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, एक्सरसाइज इक्वेरियन, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और ये 14वां संस्करण है। तो 14th एडिशन एक्सरसाइज इक्वेरियन का केरला में हो रहा है तिरुवनंतपुरम में, जिसमें इंडिया और मालदीव के जो डिफेंसिव फोर्सेस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि एक्सरसाइज इक्वेरियन किन दो देशों के बीच में होती है, तो इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। 14वां संस्करण कहाँ पर हो रहा है, तो केरला के तिरुवनंतपुरम में आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, फ्रांस गवर्नमेंट अनाउंस स्टार्ट ऑफ कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज इन द कंट्री। अब इसमें कहा है फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा कि वॉलेंट्री इन नेचर है, स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे बोला है कि फ्रांस विल स्टार्ट अ वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम इन 2026, 2026 में वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विसेज की शुरुआत की जाएगी फ्रांस में, जिसमें 18 साल और 19 साल के जो फ्रांस के युवा हैं वो क्या करेंगे, मिलिट्री में इनरोलमेंट करेंगे, जहां पर उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी और फ्रांस की जो टेरिटरीज है वहां पर इन यूथ को ट्रेनिंग करने के बाद डिप्लॉय किया जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, ये घोषणा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन उन्होंने की है। इन्होंने कहा स्टार्टिंग में 3000 यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी, आने वाले समय में इनकी संख्या 50,000 कर दी जाएगी बाय द 2035। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम बेल्जियम और नीदरलैंड ने स्टार्ट किया है और जर्मनी भी प्लान कर रहा है कि इस तरीके के प्रोग्राम को फ्यूचर में लॉन्च करेगा। तो फिलहाल तो फ्रांस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कंपलसरी मिलिट्री सर्विस इन द कंट्री। चलिए अगले पर्सन आते हैं विवेक चतुर्वेदी, जिन्हें सीबीआईसी का चेयरमैन बनाया गया है, अपॉइंटमेंट की गई है। 1 दिसंबर से इनका अपॉइंटमेंट शुरू हो चुका है। तो विवेक चतुर्वेदी, इन्हें चेयरमैन बनाया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, संजय कुमार अग्रवाल को सक्सीड किया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई है। एज अ सीबीआईसी चेयरमैन मतलब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो अपकमिंग जो बजट आएगा फरवरी के मंथ में, तो फरवरी के मंथ में जो बजट आएगा इसमें इनका की रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी रेट में जो चेंजेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो चेंजेस होने हैं, तो वो सब रिकमेंडेशन इनके द्वारा ही दिया जाएगा। सीबीआईसी का फॉर्मेशन 1944 में नई दिल्ली में हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करता है। ये कुछ स्टैटिक है, आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीजें, यहाँ तक का मामला समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए ही वो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं DRAP ड्रैप और UI विन प्रोग्राम के बारे में।
एक एक करके पहले ड्रेप के बारे में बात करेंगे। ड्रेप का मतलब क्या है? ड्रेप का मतलब है डम साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक है ड्रेप प्रोग्राम, ड्रेप का मतलब है डम साइट रेमिडिएशन एक्रेलेशन प्रोग्राम, और यूआई विन प्रोग्राम मतलब अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो। इन दोनों को शुरू किया है मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव में अंडर द विकसित भारत एट 2047। इसका पर्पस है कि जो अर्बन एरिया में डंपिंग साइट्स हैं, कचरा इकट्ठा है, उनको क्लीन करना, और वो उस कचरे का इस्तेमाल लैंड फिलिंग में करना, साथ ही साथ उस जमीन का इस्तेमाल क्या करना, आने वाले दूसरे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में करना। ड्रेप के अंदर 214 मेजर जो लैंडफिल हैं, है ना, उनको किया जाएगा। मतलब जो लैंडफिल साइट्स है जहाँ पे कचरा भरा जाएगा, तो 214 ऐसी लैंडफिल साइट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, और 202 अर्बन लोकल बॉडीज के कचरे का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, ये बात मेंशन की गई है। इसमें कहा गया है कि सितंबर अक्टूबर 2026 तक हमारा प्रोग्राम है कि 1428 डम साइट्स को हम यहाँ पर क्लीन करेंगे। ठीक है, अब डम साइट्स को क्लीन करने के लिए 550 पर टन 550 रुपए पर टन असिस्टेंट दिया जाएगा, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 4,000 करोड़ रुपए का फंड डिसबर्स कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर लगभग 2,484 अर्बन लोकल बॉडीज की जो भी डंप साइट्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और इन डंप साइट को जब क्लीन कर दिया जाएगा तो ग्रीन स्पेस, पब्लिक पार्क और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किए जाएंगे। ये जो ड्रैप प्रोग्राम है ये 5P फ्रेमवर्क पे काम करता है। 5P का मतलब है पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एडवोकेसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पार्टनरशिप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे कि दिल्ली का भलसावा लैंडफिल जो है, उससे 4.8 लाख टन वेस्ट को क्लियर किया गया 2.5 महीने में, 2.5 मंथ्स में, है ना। इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से दिया गया। नाउ बात करते हैं अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो के बारे में, जिसको मेंटेन करने का काम हुडको करेगा। इसको मैनेज कौन करेगा? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से हमें फंडिंग की जरूरत है, जिससे हम अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग कर सकें। ठीक है, हम सस्टेनेबिलिटी को अट्रैक्ट कर सकें। तो एक पब्लिक जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करने के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये विंडो आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो। और इसको मैनेज करने का काम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करेगा। तो ये दो प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ से अब शुरू होता है आर्ट एंड कल्चर, है ना। अब हम बात कर रहे हैं बिनाई मिन्हिसा कम्युनिटी के बारे में। ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो वैनी मिन्हिसा कम्युनिटी है, ये आपको मिजोरम एंड मणिपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है, देखिएगा। इजराइल प्लान कर रहा है कि इस कम्युनिटी के जितने भी लोग मणिपुर में, मिजोरम में रह रहे हैं, उनको आने वाले 5 सालों में इंडिया से इजराइल ले जाया जाए, और इजराइल की इनको नागरिकता दी जाए। Israel approve a plan to bring all the remaining 5,800 Banai Manhisa people from India over the next 5 years। ये जो कम्युनिटी है ये आपको मणिपुर और मिजोरम में देखने को मिल जाएगी। ऐसा बताया जाता है कि ये जो कम्युनिटी है वो इसराइल की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिटी, आपको लॉस्ट या इसराइल की आपको लॉस्ट ट्राइब देखने को मिलेगी, जिनका रिलेशन बाइबल में पाई जाने वाली मनीषा ट्राइब से देखने को मिलता है। पहले क्रिश्चियन थे, बाद में इन्होंने जुई को, जो जुइश धर्म होता है, यहूदी धर्म जो होता है, उसे अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, और इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो भी जुई में हुई है। इसमें कहा गया है कि 1200 लोगों को 2026 में और रिमेनिंग 4600 लोगों को 2030 तक भारत से माइग्रेट करके इसराइल ले जाया जाएगा। इसलिए ये कम्युनिटी आपको न्यूज में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली ट्राइबल कम्युनिटी, जिसका नाम है खयम उनगान ट्राइब। ये किस राज्य में पाई जाती है? तो ये ट्राइब आपको नागालैंड में देखने को मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपने मन की बात में इस ट्राइब की चर्चा की थी, खियाम न्यूंगांग ट्राइब। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसकी चर्चा की थी। ये नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, और ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती है, मतलब इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर में पाई जाने वाली कम्युनिटी है। बेसिकली नागालैंड में और म्यांमार में आपको ये देखने को मिलेगी। इसका मतलब होता है खियाम न्यूगान का मतलब होता है सोर्स ऑफ ग्रेट रिवर और वाटर। ये क्लेन्स में रहते हैं और सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नागालैंड में आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट है वेयर वॉज बैम्बू श्रिम्प रीडिस्कवर इन इंडिया आफ्टर 72 ईयर्स। श्रिम्प का मतलब होता है झींगा, बैम्बू झींगा, ठीक है। बैम्बू की तरह इसका ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, लकड़ी की तरह वुडन दिखाई देता है। तो बैम्बू श्रिम्प जो है इसको 72 सालों बाद वापस से इंडिया में देखा गया है, रीडिस्कवर किया गया है। कहाँ पर? तो कर्नाटका में और उड़ीसा के कोस्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है ना। 72 सालों बाद इसकी रीडिस्कवरी हुई है कर्नाटका एंड उड़ीसा में। और इसकी डिस्कवरी सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडी, सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के द्वारा की गई है, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट एशिया मतलब मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड का नेटिव आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है हु वॉज नेम द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन 2025। तो 2025 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेन एंड वीमेन कैटेगरी के अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं। मेन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जा रहा है आर्मंड ड्यूप्लेंटिस को, ठीक है। कौन है ये? आर्मंड ड्यूप्लेंटिस, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के बारे में। तो स्वीडन के पोल वॉल्ट स्टार जिनका नाम है आर्मंड ड्यूप्लेंटिस, ठीक है, इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में 2025 का अवार्ड दिया जा रहा है। वहीं अमेरिका की स्प्रिंटर है जिनका नाम है सिडनी मैकलॉगिन लेवरोनी, ठीक है। ये अमेरिका की है जिनका नाम है मैकलॉनी लेवरोनी। इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर वीमेन कैटेगरी में अवार्ड दिया जा रहा है। सबसे पहले अगर डिप्लांटिस के बारे में बात करते हैं तो ये 4 टाइम और 16 कंपटीशन को जीते हैं पोल वॉल्ट में। और ये पहले मेल पोल वॉल्टर हैं मॉडर्न एथलेटिक्स में जिन्होंने सिंगल इवेंट में 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। मैकलॉगरिन लेवरोनी जो है ये विमेंस 400 मीटर में टोक्यो में इन्होंने 47.78 सेकेंड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 42 ईयर्स पुराना इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, ठीक है। तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया। इसकी थीम क्या थी? ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिंगल दिन में कैरियर एडवाइस प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स को कैरियर गाइडेंस दिया और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ICAI। मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल में बताया था। डेली करंट अफेयर्स देखोगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली कर लोगे। ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर के दिन, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में लॉन्च किया है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो कि पेरिस फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में भारत मतलब इसकी काउंसिल में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है कितने समय के लिए? 2024-25, 25-26, 26-27 या 27-28। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।